हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सखा पे। और मैं हूं मनोज शर्मा, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। बेटा, आपका चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में 6 वीडियो लेक्चर्स आ चुके हैं और जो आखिरी वीडियो लेक्चर था उसमें हमने कंसंट्रेशन फैक्टर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। मींस अगर हम पुरानी बातें याद करें तो हम पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन में पहला फैक्टर लिया गया था कंसंट्रेशन फैक्टर। तो कंसंट्रेशन फैक्टर पर रेट कैसे डिपेंड करता है, बहुत लंबी कहानी थी, वो पूरी कहानी हम लोगों ने ख़त्म कर दी है। तो अब बारी है कि हम सेकेंड फैक्टर को डिस्कस करें और वो फैक्टर है टेम्परेचर। तो कॉपी और पेन निकालिए, नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। डालिएगा हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट के अंदर जो नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट। बच्चों समझिएगा, ये ऑब्जर्व किया गया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, चाहे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना ही है टेम्परेचर बढ़ाने पर, चाहे रिएक्शन एंडो हो या फिर एक्सो हो। अच्छा, ये बात भी हमको पता है कि जो रेट होता है वो होता है के कंसंट्रेशन की पावर n। n क्या है यहाँ पर आपको पता है, n है ऑर्डर। तो कंसंट्रेशन फैक्टर तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। जब आप टेम्परेचर को चेंज करते हो तो कंसंट्रेशन पर तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, और फिर भी यहाँ पर रेट चेंज हो रहा है। तो यहाँ से एक बात तो पक्की है कि रेट बदल रहा है टेम्परेचर बदलने पर, और कंसंट्रेशन की वजह से नहीं बदल रहा है। तो इसका मतलब टेम्परेचर के बदलने से क्या बदल रहा होगा, के बदल रहा होगा। एक्चुअली टेम्परेचर चेंज होने पर रेट कांस्टेंट चेंज हो जाता है, यानी रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। क्योंकि अगर हम कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान लें, हटा दें इस फैक्टर को, तो रेट किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, रेट कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो जो इफेक्ट रेट कांस्टेंट पे पड़ेगा, एग्जैक्टली वही इफेक्ट किस पे पड़ेगा, रेट पे पड़ेगा। तो अगर हमारा ये फैक्टर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट हो तो रेट है, अगर ये रेट के बजाय अगर हम रेट कांस्टेंट लिख लें तो और बेहतर है, क्योंकि एक्चुअली टेम्परेचर से क्या बदलेगा, रेट कांस्टेंट बदलेगा, और रेट कांस्टेंट के बदलने से ही क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बदलेगा। तो कैसे बदलता है रेट कांस्टेंट, क्यों बढ़ जाता है, ये सारी बातें हमें एक्सप्लेन करनी है। पहले कुछ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस पे बात कर लेते हैं। ये देखा गया है कि ज़्यादातर रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट 2 से 3 गुना, मतलब 2 to 3 टाइम्स हो जाता है जब टेम्परेचर में इंक्रीमेंट किया जाता है 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन का। तो इसीलिए यहाँ पर एक टर्म दिया गया, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट है क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट को म्यू से दिखाते हैं। ये होता है, जैसे अगर नीचे हमने लिया है, चलो पहले ऊपर लिखते हैं, रेट कांस्टेंट, नीचे रेट कांस्टेंट एट T केल्विन, केल्विन में लें या डिग्री सेल्सियस में लें। अगर ऐसा है तो ऊपर आएगा रेट कांस्टेंट एट T + 10 केल्विन। तो 10 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस पर जो रेट कांस्टेंट्स का रेशियो होता है, ये दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। और बताया ज़्यादातर रिएक्शंस के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 to 3 होती है। और अगर हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू को 2 ले लेते हैं। ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस में कई बार करना पड़ा है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टेम्परेचर मान लेते हैं कि म्यू की वैल्यू हमने 2 ले ली, रेट कांस्टेंट की वैल्यू के है, टेम्परेचर 20 डिग्री था, 20 डिग्री सेल्सियस था,
लिख करके समझते हैं। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, रेट कांस्टेंट की वैल्यू k थी और म्यू की वैल्यू हमने ले ली 2। अगर 20 से आपने 30 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये 2k हो जाएगा, क्योंकि म्यू की वैल्यू 2 है। अगर 30 से आपने कितना कर दिया 40, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4k हो जाएगी। तो है क्या, यहाँ से हम एक रिलेशन बना सकते हैं। ये वाला इतना तो आप नोट करेंगे ही, अगर आपने ये हेडिंग डाली है तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज फॉर एंडोथर्मिक एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। उसके बाद आप लिखेंगे R इज इक्वल टू दिस वन, ऐसे बताएंगे। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे ड्यू टू इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इज चेंज्ड एंड एज वी नो व्हेन कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट rate is proportional to rate constant, hence rate of reaction is changed. This means temperature affects the rate constant, hence rate of reaction is changed. इसके बाद आप छोटी सी हेडिंग डालेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट म्यू इज इक्वल टू आप लिखेंगे रेट कांस्टेंट एट T + 10 केल्विन अपॉन रेट कांस्टेंट एट T केल्विन, और ये बता देंगे कि म्यू की वैल्यू फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन 2 to 3 होती है, फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन। एक रिलेशन यहाँ पर बनता है जाकर के R2 अपॉन R1 ले लो, चाहो तो K2 अपॉन K1 ले लो, इज इक्वल टू म्यू की पावर डेल्टा T अपॉन 10 होगा। डेल्टा T क्या है, जो टेम्परेचर आपने चेंज किया है T2 माइनस T1 है। ये एक इसमें ही ये एक रिलेशन बनेगा जो आप लिखेंगे। बड़े सिंपल से क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, लिखें। क्वेश्चन है रेट कांस्टेंट एट 30 डिग्री सेल्सियस इज 2, रेट कांस्टेंट एट 30 डिग्री सेल्सियस इज 2, फुल स्टॉप के बाद व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट एट 80 degree Celsius, what will be the rate constant at 80 degree Celsius if mu is equal to 2। तो देखो बेटा, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 2 की पावर 5, दूसरा है 2 की पावर 6, तीसरा है 2 की पावर 4 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा बेटा, अब अगर हम सोल्यूशन की बात करें, पहले तो आपको खुद ही करना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे जुड़ना चाहिए। सोल्यूशन की बात करें तो म्यू की वैल्यू आपको 2 दी गई है और K1 की वैल्यू भी आपको 2 दी गई है। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। K1 की वैल्यू भी आपको 2 दी गई है और डेल्टा T कितना होगा, ये होगा T2 माइनस T1, यानी 80 माइनस 30 अगर आप करोगे तो ये कितना निकल के आएगा, ये 50 होगा। अब अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें, K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू म्यू की पावर डेल्टा T अपॉन 10, तो K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू आएगा, म्यू 2 है, 2 की पावर डेल्टा T कितना हो गया 50, ये 10, यानी ये 2 की पावर कितनी आ रही है 5, और यहीं से लोग आंसर टिक कर देते हैं 2 की पावर 5, जो कि गलत है। आपसे ये नहीं पूछा कि K2 कितने टाइम्स होगा, K2 will become 2 to the power 5 of K1, ये तो सही है ही है। इसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपसे पूछते कि हाउ मेनी टाइम्स विल बिकम द रेट कांस्टेंट, तो आंसर होता 2 to the power 5, बट आपसे पूछा है कि रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है। तो K2 इज इक्वल टू, अगर हम 2 की पावर 5 K1 लगाएंगे तो 2 की पावर 5 और K1 की वैल्यू 2 दे रखी है, तो सही आंसर होगा 2 की पावर 6। यहाँ पर अगर पूछते कितने टाइम्स हो जाएगा तो सही आंसर होता 2 की पावर 5। तो ये एक छोटा सा टॉपिक बनता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये बनता है, ऑब्जेक्टिव हमारा ये बनता है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट बढ़ता क्यों है। इसको समझाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, कुछ थ्योरीज दी गई हैं, उन थ्योरीज के बारे में हम बात करेंगे। तो लिखिएगा नई लाइन से ये कॉपी करने के बाद, टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर
following theories are given to explain the effect of temperature. Following theories are given. फॉलोइंग थ्योरीज में फर्स्ट आप डालेंगे कोलिजन थ्योरी। देखिए बेटा कोलिजन थ्योरी है क्या। कोलिजन थ्योरी को पहले समझ लीजिए फिर लिखाते हैं। पहला पॉइंट इसमें यह बोला गया कि रिएक्शन होती क्यों है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता क्यों है। ये थ्योरी तभी एप्लीकेबल है व्हेन रिएक्टेंट्स आर गैसेस। तो इन्होंने कहा कि रिएक्टेंट्स गैसेस होते हैं, वो घूमते रहते हैं, घूमते घूमते क्या होता है, वो आपस में टकराते हैं, और टकराते हैं मतलब कोलाइड करते हैं, तो फिर क्या होता है, उनके टकराने से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बोला गया कोलिजन थ्योरी में कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स टकराएंगे और टकराने से क्या होगा, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक टर्म होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जेड से दिखाते हैं। क्या होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, सुनिएगा। नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं ये यूनिट वॉल्यूम में, और यूनिट वॉल्यूम में होते हैं और 1 सेकेंड में होते हैं। टाइम यूनिट होना चाहिए, मतलब एक आपने गैस ले रखी है, कंटेनर में गैस भरी हुई है, यूनिट वॉल्यूम है उसका, मान लो 1 ml है। 1 ml में 1 सेकेंड में जितने कोलिजन्स होंगे उस टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसको हम कहेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी एट दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल कंडीशंस पे, मतलब रूम टेम्परेचर वगैरह लिया जाए और नॉर्मल प्रेशर लिया जाए, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10 टू दी पावर 23 से लेकर के 10 टू दी पावर 28 तक होती है। 10 टू दी पावर 23 से लेकर 10 टू दी पावर 28, मतलब 1 सेकेंड में इतने कोलिजन्स होते हैं। तो क्या सारे कोलिजन्स, इतने कोलिजन्स हुए और अगर वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए तो रिएक्शंस तो सेकेंड्स में ख़त्म हो जाएंगी सारी, लेकिन हमें पता है रिएक्शंस स्लो होती हैं, फास्ट होती हैं। तो इस थ्योरी में थोड़ा सा करेक्शन किया गया कि सारे कोलिजन्स से प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, केवल कुछ ही कोलिजन्स से प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, और इन कोलिजन्स को हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। तो अब एक नया टर्म आ गया, इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन वो होगा जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, कोलिजन इफेक्टिव कब होगा, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ऐसा क्या हो कोलिजन में कि वो इफेक्टिव हो जाए। तो फिर कहा गया किसी भी कोलिजन को इफेक्टिव होने के लिए उसको 2 चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। एक तो एनर्जी बैरियर है, मतलब एनर्जी बैरियर ये है कि कोलाइड करने वाले मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी है वो कम से कम एक मिनिमम वैल्यू दी गई, जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर उसके बराबर एनर्जी होगी और कोलाइड करेंगे तब तो प्रोडक्ट में बदलेंगे, अदरवाइज वो नहीं बदलेंगे। एक तो है एनर्जी बैरियर और दूसरा है ओरिएंटेशन बैरियर, मतलब प्रॉपरली कोलाइड करने चाहिए। ओरिएंटेशन बैरियर को हम इस तरीके से एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, बट एक एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। तो फिर उसके बाद टेम्परेचर के फैक्टर को बताना है। तो टेम्परेचर के फैक्टर में ये बताया गया कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इफेक्टिव कोलिजन्स का जो नंबर होता है, इफेक्टिव कोलिजन्स का नंबर बढ़ने की वजह से क्या होता है, रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं इस थ्योरी को और साथ में समझते हुए फिर से चलते हैं। कोलिजन थ्योरी में पहला पॉइंट लिखिएगा, या एक पहले एक लाइन या नोट लिख दें, एप्लीकेबल व्हेन रिएक्टेंट्स आर गैसेस। एप्लीकेबल व्हेन रिएक्टेंट्स आर गैसेस। एप्लीकेबल व्हेन रिएक्टेंट्स आर गैसेस। अब पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टेक प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू कोलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट takes place due to collisions between reactants molecules। यहीं पे एक नोट लिखें,
number of collisions taking place in unit volume and in unit time is called collision frequency, is called collision frequency। इसे Z से दिखाते हैं और यहीं पे आप लिख दें at normal conditions of T and P। जो Z होता है उसकी वैल्यू लगभग 10 टू दी पावर 23 से लेकर 10 टू दी पावर 28 पर सेकेंड पर ml होती है। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि कोलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ये अलग से हमने इंफॉर्मेशन ले ली। सेकेंड पॉइंट में लिखिएगा, ऑल कोलिजन्स do not result the formation of product, all collisions do not result the formation of product। फुल स्टॉप के बाद लिखें, only few collisions are responsible, only few collisions are responsible for the formation of products। फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे, these collisions are called effective collisions, these collisions are called effective collisions, these collisions are called effective collisions। इसी में लिखें फुल स्टॉप के बाद, for the collision to be effective, for the collision to be effective it should overcome two barriers, for the collision to be effective it should overcome two barriers। दो बैरियर्स कौन से हैं? पहला है एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर में आप लिखिएगा, the colliding molecules should have some minimum amount of energy, colliding molecules should have some minimum amount of energy called as threshold energy, called as threshold energy, जनरली ETH से दिखाते हैं, called as threshold energy। और ये नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है, हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होती है, चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख दें, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएक्शन। एक तो ये हो गया कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, तभी कोलिजन इफेक्टिव होगा। सेकेंड है ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर में आप बस इतना लिखो, कोलिजन्स या कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स शुड हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स शुड हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। मतलब ये है जैसे H2 और I2 की रिएक्शन से अगर हमें HI बनाना है तो पहला केस देखो, ऐसे हम समझ सकते हैं, ये H2 मॉलिक्यूल है, ये H, ये H, ये बॉन्ड बना हुआ है और ये टकराया इस तरीके से, ये आयोडीन थोड़ा बड़ा होता है I और I से, ये ऐसे टकराए, और अगर ये ऐसे टकराते हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि एक आयोडीन और एक हाइड्रोजन में ही इंटरेक्शन हो पाता है। यहीं पे अगर हम दूसरा केस लें कि ये H इस तरीके से और ये कोलाइड कर रहे हैं, ये आयोडीन I और I, तो इसमें H और I दोनों हाइड्रोजन्स और दोनों आयोडीन्स इंटरेक्ट करते हैं और इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये वाला ओरिएंटेशन कैसा माना जाता है, इस वाली रिएक्शन के लिए प्रॉपर माना जाता है। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए।
तो ये तो हो गई कोलिजन थ्योरी। अच्छा, अब आगे आप देखिएगा टेम्परेचर का क्या रोल है। टेम्परेचर के रोल को यहीं पे समझ लेंगे। कैसे समझाया है इसमें, एक ग्राफ होता है जिसको हम कहते हैं मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में ये लिया गया इस एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और इस एक्सिस पर लिया गया एनर्जी को या वी स्क्वायर को। ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। इस तरीके से, और हमने मान लिया कि ये वाली एनर्जी जो है वो क्या है, थ्रेशहोल्ड एनर्जी है। ये ग्राफ बना हुआ है इस तरीके से। ये थ्रेशहोल्ड एनर्जी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना फ्रैक्शन रिएक्टेंट्स का, इतना फ्रैक्शन ये वाला ऐसा है कि जो अगर कोलाइड करेगा तो उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, प्रोडक्ट्स में हो जाएगा। ये हमने ग्राफ बनाया T केल्विन पे, T टेम्परेचर पे है। अब अगर हम टेम्परेचर को 10 केल्विन से बढ़ा देते हैं तो ये ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, जस्ट लाइक दिस वन। ये टॉप इस वाले टॉप से नीचा होता है थोड़ा सा, आप देखिएगा ये और यहाँ पर अंतर है। तो ये वाला टॉप थोड़ा ऊंचा होता है, ये वाला टॉप थोड़ा नीचा होता है। तो ग्राफ इस तरीके से ये शिफ्ट हो जाता है। ये ग्राफ हमने लिया T+10 केल्विन पे। तो अब अगर हम देखेंगे तो जो रिएक्टेंट्स का मॉलिक्यूल इस तरीके से दिखा रहे हैं, रिएक्टेंट्स का फ्रैक्शन जिसकी एनर्जी थ्रेशहोल्ड एनर्जी या उससे ज़्यादा है, वो ऑलमोस्ट कैसा हो गया, डबल हो गया। तो अगर आपको ये बताना पड़े कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता है, तो आप ये मत कहिएगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कोलिजन्स इंक्रीजेस। ये बात सही है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ती है और कोलिजन्स तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन टेम्परेचर को 10 केल्विन बढ़ाने पर कोलिजन्स केवल 3% बढ़ते हैं, ओनली 3%। और जबकि हमने देखा रेट कांस्टेंट कैसा हो जाता है 10 केल्विन पे, अभी बताया था म्यू की वैल्यू 2, रेट कांस्टेंट 2 गुना हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कोलिजन्स बढ़ते हैं, ये बात सही है, लेकिन रेट कांस्टेंट बढ़ने की वजह कोलिजन का बढ़ना नहीं है। रेट कांस्टेंट बढ़ने की वजह इफेक्टिव कोलिजन्स का बढ़ना है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है वाई द रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो आपको आंसर देना है रेट कांस्टेंट या रेट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीजिंग इफेक्टिव कोलिजन्स, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन्स ऑलमोस्ट कैसे हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है और जो मॉलिक्यूल्स थ्रेशहोल्ड एनर्जी बैरियर को पार कर सकते हैं उनका फ्रैक्शन ऑलमोस्ट कैसा हो जाता है, डबल हो जाता है। तो ये तो थी कोलिजन थ्योरी और इसके बेसिस पर हमने एक्सप्लेन किया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को। ऐसे करके एक और थ्योरी दी गई है, एग्जैक्टली तो नहीं पढ़ाएंगे उसको, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपका काम चल जाएगा उससे। बोर्ड लेवल पे जितना हम पढ़ा रहे हैं आपको उससे कम ही है, इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव में भी उतना नहीं है। तो चलिए देखते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट थ्योरी है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, या इसी को हम कहेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। बस मान लो कि रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में होना है, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं।
तो इसका जो पहला पॉइंट है वो यही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो हम लिखेंगे पहले पॉइंट में यही, रिएक्टेंट्स आर नॉट डायरेक्टली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। फुल स्टॉप के बाद फिर लिखेंगे, फर्स्टली रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड टू हाई एनर्जी स्टेट कॉम्प्लेक्स called transition state और activated complex। मतलब रिएक्टेंट पहले हम ऐसे लिखेंगे, डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है, पहले ये ऐसे बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और फिर जाकर के ये किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। तो आपने लिखा है रिएक्टेंट्स आर नॉट डायरेक्टली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। फर्स्टली रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड टू अ हाई एनर्जी स्टेट कॉल्ड एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट, देन इट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। ये आप लिखेंगे। अच्छा, इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तब कैसे देख सकते हैं? ग्राफिकली अगर आप देखोगे तो इस तरीके से होती है रिएक्शन। इस एक्सिस पे हम कुछ नहीं ले रहे हैं, इस एक्सिस पर हम एनर्जी ले रहे हैं। ये R है, मतलब ये रिएक्टेंट है, और हमने मान लिया कि ये रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो ये P है। रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। अच्छा, ये वाली जो एनर्जी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसको हम कहेंगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये वाली जो एनर्जी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम कहेंगे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में डायरेक्टली नहीं जाता है, रिएक्टेंट पहले बनाएगा एक हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स, इसको हम कहते हैं ये वाला, ये जो बना है ये है R, ये ऐसे करके बनाया हमने जो, इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अच्छा बेटा, ये जो एनर्जी होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस एनर्जी को हम कहते हैं, अभी पहले पढ़ाया था आपको, ETH, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको आप लिख देंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। रिएक्टेंट के पास उतनी तो है नहीं, तो रिएक्टेंट को अगर यहां तक जाना पड़े तो कुछ तो है उसके पास एनर्जी, बाकी जो और चाहिए होती है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, EA। ये है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूरा। ये ग्राफ एंडोथर्मिक का है, वो हम आपको समझाएंगे कैसे। पहले कुछ टर्म्स यहाँ पर आप डिफाइन करोगे। तो इस थ्योरी में आप क्या क्या लिखोगे, रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में, P क्यों नहीं बन रहा भाई, रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। उसी को फिर हमने इस तरीके से दिखा दिया। डिफाइन करते हैं भाई इन चीज़ों को। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, लिखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी, छोटी सी एक हेडिंग डाल के इसी के अंदर थ्रेशोल्ड एनर्जी लिखिएगा। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, it is the minimum amount of energy which have to contain reactant, which have to contain by reactant so that it can overcome, so that it can overcome, so that it can overcome the energy of activated complex, so that it can overcome the energy of activated complex is called threshold energy, is called threshold energy। अच्छा, इसको कोलिजन थ्योरी में भी डिफाइन किया गया है। वहां से अगर आप लिखना चाहते हैं तो और करके आप डेफिनेशन लिख लो द मिनिमम एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव so that
the collisions between them, so that the collisions between them may be effective, so that the collisions between them may be effective is called threshold energy। तो दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यहां से भी और वहां से भी। अगर आपको लिखने को आती है तो जो सेकंड वाली आपको लिखाई है वो आप लिख करके आइएगा, पहले वहीं पे थ्रेशोल्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो ये हो गया। अच्छा, अब यहीं पे हम लिखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, लिखिएगा। एक्टिवेशन एनर्जी में लिखें द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय reactant molecules, minimum extra amount of energy absorbed by reactant molecules, so that their energy becomes equal to, so that their energy becomes equal to threshold energy is called activation energy, is called activation energy। अगर आपको निकालना पड़े एक्टिवेशन एनर्जी को तो एक्टिवेशन एनर्जी EA इज इक्वल टू आएगा ETH माइनस ER, EAF कहेंगे इनफैक्ट हम इसको फॉरवर्ड के लिए। अगर यही रिएक्शन बैकवर्ड चल रही हो तो अगर इसको हम EAB बोलें, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, तो ये आएगी ETH माइनस EP। ध्यान देना बेटा, ये ग्राफ एंडोथर्मिक के लिए कैसे है, डेल्टा H कैसे निकालते हैं हम, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहां पे हेयर प्रोडक्ट की एनर्जी कैसी है, ज़्यादा है रिएक्टेंट की एनर्जी से, इसलिए हम कहेंगे एक चीज़ ये बताई, एक चीज़ ये बताई। ये तो एक्टिवेशन में आप लिख लेना अलग से, ये ग्राफ के नीचे लिखना। हेंस डेल्टा H कैसा आया, पॉजिटिव। यानी ये जो ग्राफ आपको हमने पढ़ाया है ये ग्राफ किसके लिए है, ये एंडोथर्मिक के लिए है। अच्छा, अगर यही तो आप बना ही लेना, अगर यही ग्राफ हमें बनाना पड़े एक्सोथर्मिक के लिए तो बस कुछ भी खास नहीं करना है, बस जो प्रोडक्ट है वो कहाँ आ जाएगा, वो रिएक्टेंट से नीचे आ जाएगा ऐसे करके, ये प्रोडक्ट होना चाहिए। जब ये प्रोडक्ट होगा तो फिर हम फिर से यही लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये ज़्यादा है, पहले वाला आपने नोट कर लिया होगा। हेंस डेल्टा H कैसा आया, नेगेटिव, और आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। या एक और भी तरीका है, वो आप अलग से देखें, निकालने का अलग से देखें। डेल्टा H अगर आपको निकालना है तो ये होता है EAF माइनस EAB, यहाँ से भी आप डेल्टा H को फाइंड कर सकते हो। तो ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी हुई। अच्छा, अब ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी टेम्परेचर के इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करती है, ये भी जरा हम समझ लेते हैं। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी टेम्परेचर के इफेक्ट को एक्सप्लेन कैसे करती है, समझिएगा। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो होगा क्या, रिएक्टेंट की एनर्जी अभी यहाँ पे है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ जाएगी, इससे क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगी। और एक्टिवेशन एनर्जी घटने का मतलब ये हुआ कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए थी रिएक्टेंट्स को वो अब इजीली अवेलेबल हो जाएगी, और इससे क्या होगा, रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो लिखिएगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, कॉमा, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस, hence rate of reaction increases, rate of reaction increases या rate constant increases। तो अब मान लो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है और आपसे पूछा जाए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट या रेट कांस्टेंट क्यों बढ़ता है, तो आंसर तो वो भी दिया जा सकता है, ड्यू टू इंक्रीजिंग इफेक्टिव कोलिजन्स।
और आंसर ये भी सही है, ड्यू टू डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन वो केवल गैसेस के लिए है और ये हर जगह एप्लीकेबल है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जो आंसर लिख करके आएँ उसमें आप दोनों ही लिख दें, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी on increasing temperature energy of reactant increases, activation energy decreases, hence rate of reaction increases। ये वैसे बेटर है और चाहें तो और करके वो भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। तो ये बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चल रहा है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने पढ़ा चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना ही है। 10 केल्विन या 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर रेट या रेट कांस्टेंट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। और म्यू एक टेम्परेचर कोफिशिएंट नाम का टर्म लिया। टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को समझाने के लिए हमने दो थ्योरीज़ ली, कोलिजन थ्योरी आपको पढ़ाई, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पढ़ाई। ये दो ग्राफ्स बनवाए हैं, ये एक ग्राफ नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक पहले था और ये एक बाद वाला है, एक एंडो का है एक एक्सो का है। तो इनको आप बनाइएगा और सारे रीजन्स जो मैंने आपको बताए हैं वो आप लिखिएगा। टेम्परेचर का इफेक्ट भी यहाँ पर एक्सप्लेन हो गया। तो टेम्परेचर का इफेक्ट भी यहाँ पे एक्सप्लेन हो गया है। लेकिन अभी हमें टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट के साथ जो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है जिसको हम कहते हैं अर्हीनियस इक्वेशन, वो पढ़ना होगा। वो तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन यहीं पे एक छोटा सा टॉपिक हम और ख़त्म कर लेंगे, वो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। डालें हेडिंग, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट अगर हम देखें तो ध्यान देना, ये तीसरा फैक्टर होगा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इस तरीके से रिएक्शन कैसे चलती है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ने इसको समझाया था कि ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, चलो एंडोथर्मिक ही ले लेते हैं, रिएक्शन प्रोडक्ट में। तीन ग्राफ यहां पे मैं बना रहा हूं। ये बीच वाला हमने ये बोला फर्स्ट, ये बोला हमने सेकेंड और ये बोला हमने थर्ड। ध्यान देना, टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं इसका मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी नहीं बढ़ेगी। जो फर्स्ट वाला ग्राफ है ये है विदाउट कैटलिस्ट, जो सेकेंड वाला ग्राफ है ये है विद पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो थर्ड वाला ग्राफ है ये है विद नेगेटिव कैटलिस्ट। भाई कैटलिस्ट दो होते हैं, एक पॉजिटिव जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं और एक नेगेटिव जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते हैं। तो जब आपको टेम्परेचर का इफेक्ट समझाना पड़े, अगर एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो सीधे सीधे आप ये लिखोगे कैटलिस्ट्स ऑल्टर द पाथ ऑफ रिएक्शन। पाथ ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर देते हैं, पहले ये पाथ था अब या तो ये पाथ कर दिया या फिर ये पाथ कर दिया। अगर पॉजिटिव है तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को घटाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। और अगर देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता है रेट ज़्यादा होगा या कम होगा ये एक्टिवेशन पे ही डिपेंड करता है। ठीक है भाई, थ्रेशोल्ड यहाँ है, रिएक्टेंट और नीचे है, तो एक्टिवेशन उससे क्या होगी, बढ़ चुकी होगी नहीं, तो एक्टिवेशन पे ही डिपेंड करता है। तो आप कैटलिस्ट के इफेक्ट को जब समझाएंगे तो एक लाइन में आप ये लिखेंगे कैटलिस्ट्स ऑल्टर द पाथ ऑफ रिएक्शन कॉमा चेंजेस एक्टिवेशन एनर्जी बाय चेंजिंग थ्रेशोल्ड एनर्जी, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज्ड। लेकिन कैटलिस्ट का जनरली मतलब लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट से लगाते हैं, तो ये लाइन भी जरूर लिखें, इफ कैटलिस्ट इज पॉजिटिव इट ऑल्टर्स द पाथ ऑफ रिएक्शन कॉमा डिक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी बाय डिक्रीजिंग थ्रेशोल्ड एनर्जी, डिक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी बाय डिक्रीजिंग थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। बस एक वीडियो लेक्चर और इसका आएगा जिसमें हम टेम्परेचर का जो क्वांटिटेटिव रिलेशन है, कैटलिस्ट के टेम्परेचर का क्वांटिटेटिव रिलेशन है रेट कांस्टेंट के साथ, वो हम लोग पढ़ेंगे। अर्हीनियस इक्वेशन उसको कहते हैं, उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन है पूरा, और फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।
यानी टोटल अभी तक 6 लेक्चर्स आप देख चुके हैं, ये 7th है। टोटल 8 वीडियो लेक्चर्स में ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, जेई मेंस या नीट लेवल तक का। ठीक है, तो देखिए इसको, सब्सक्राइब कीजिए, किया है तो थैंक यू, और कमेंट और लाइक शेयर ये सब कीजिए प्लीज़। पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।